नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 1 अप्रैल और 2023 के हमने 3 महीने पूरे करके चौथे महीने में प्रवेश कर चुके हैं। तो कैसा रहा आपके 2023 के 3 महीने, जो हम 1 तारीख को तय करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो क्या आप उस जो भी आपने किया था उस पर खड़े उतरे कि नहीं, बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स से संबंधित एडिटोरियल का डिस्कशन किया जाता है हिंदी में, जो कि जनसत्ता, दैनिक जागरण से या तो फिर और जो न्यूज़पेपर होते हैं जिसमें आर्टिकल्स होते हैं काफ़ी अच्छे, तो उनको लिए जाते हैं। तो चलिए बता दें, जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं तो उनके लिए हम इस चैनल पे 3 वीडियो लाते हैं। एक वीडियो आपको शाम 4 बजे देखने को मिलेगी, शाम 4 बजे देखने को मिलती है, जिसमें हम हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और घटना चक्र पर। और फिर एक वीडियो आपको 8 बजे, 7 से 8 बजे के लगभग मिलेगी शाम में, उसमें हम पॉलिटिक्स का सेशन चला रहे हैं। और तीसरा वीडियो आपको ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सुबह आपको 8 बजे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, आपके प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आंकड़े भी बताए जाते हैं, जो कि किसी एक अच्छे पर्सन के द्वारा, जो कि एक काफ़ी प्रतिष्ठित पद पर विद्यमान रहते हैं, ऐसे पर्सन, उनके द्वारा ये सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो आप ये बताइएगा कि कार्टून बहुत आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए। आप इसको बताइएगा कि इसका मतलब क्या है, ये कार्टून क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, तो आप इसको बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है पश्चिम एशिया में चीन का बढ़ता दखल। क्या हुआ है कि अभी हाल ही में चीन में मतलब कि बहुत ज़्यादा, देखिए पहले तो आप ये समझिए कि चीन का पश्चिमी देश, जो हमारे पश्चिमी देश हैं, उनके साथ व्यवहार बढ़ता जा रहा है, जो कि गल्फ कंट्री हैं, ठीक है, जहाँ से हम लोग तेल आयात करते हैं, तो उनके साथ व्यवहार चीन का बढ़ता जा रहा है। और हमको ये पता है कि चीन के साथ भारत का, मतलब भारत के साथ चीन का व्यवहार अच्छा नहीं है, इन दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो उसके लिए खतरा बढ़ना, क्योंकि अगर हमारे दुश्मन से हमारे दोस्त की दोस्ती हो जाए तो फिर काफ़ी बुरी न्यूज़ होती है। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। देखिए, इसको शुरू से हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये कहा गया है कि पश्चिम एशिया के 2 बड़े तेल उत्पादक देश हैं और एक दूसरे के प्रमुख प्रतिद्वंदी भी हैं, ईरान, ठीक है, और सऊदी अरब की बात की जा रही है, ठीक है। क्या हुआ था, आप देखिए 2016 में, ठीक है, 2016 में इसमें क्या हुआ था कि जो एक ईरान के गुरु थे, सिया थे, और देखिए आप पहले ये ध्यान दीजिए कि मुस्लिम में 2 चीज़ होती है, एक सिया एक सुन्नी। तो सिया का जो फॉलोअर, जो सिया मतलब धर्म को फॉलो करते हैं, वो है ईरान में, और जो सुन्नी धर्म को फॉलो करते हैं, सुन्नी का मतलब जो रहते हैं, वो है सऊदी अरब में। तो सिया जो धर्म के गुरु थे, उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे प्रताड़ित किया गया, मार दिया गया सऊदी अरब में। तो उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ 2016 में, ठीक है। दोनों के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए, दोनों एक दूसरे से राजनीतिक, सांस्कृतिक सारे संबंध अपने खत्म कर लिए, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या आ रहा है कि वर्तमान में दोनों का मतलब कि देखिए, ये देखिए 2016 में धर्मगुरु, जिनका नाम था निम्र अल निम्र, के साथ 47 लोगों को आतंकवाद के आरोप में फांसी दे दी गई थी सऊदी अरब में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और तभी इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब तनाव उत्पन्न हो गया था। तो क्या सांस्कृतिक संबंध, व्यापार, निवेश, सारे संबंध सऊदी अरब से ईरान ने ख़त्म कर लिए थे। लेकिन वर्तमान में फिर से ये दोनों एक हो रहे हैं और अपना दूतावास भी एक दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं। तो यही बात बताई जा रही है कि देखिए यहाँ पे है, ऐतिहासिक रूप से सऊदी अरब स्वयं को मुस्लिम का एकमात्र नेता मानता रहा। मतलब वो सोच रहा था कि जितने भी मुस्लिम देश है उसका नेता कौन है, वो सऊदी अरब है। यहाँ पे ये बात की जा रही है। 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति में उसके एकाधिकार को चुनौती दी, यानी कि इस्लामिक क्रांति ईरान में हुई थी कब, 1979 में। तो उसने उसको चुनौती दी थी, ये कहा कि यहाँ भी मुसलमान है। तो यहाँ पे है, ईरान में ज़्यादातर शिया हैं और सऊदी अरब में ज़्यादातर सुन्नी बहुल मुस्लिम रहते हैं, ठीक है। यह धार्मिक विभाजन दूसरे पश्चिम एशियाई देशों को दिखता है। यहाँ पे सुन्नी और शिया मुसलमान अलग अलग धर्म समूहों के मतलब अलग अलग धर्म समूहों को समर्थन करते हैं, अलग अलग उनका जो भी कुछ कार्य अलग अलग रहते हैं उनके। तो इस पे बात की जा रही है। तो देखिए, और इसमें क्या कहा गया है कि चीन की तरफ अब क्या है कि क्योंकि यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसी का फायदा उठा के चीन पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्ते बढ़ा रहा है। और चीन के जिस देश के साथ अगर रिश्ते हो गए ना, तो भारत के लिए वो एक खतरा रहता है, क्योंकि भारत वैसे भी, भारत ईरान से भी उसका अच्छे संबंध है, सऊदी अरब से भी अच्छे संबंध है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है
कि ज़्यादातर मुस्लिम मतलब कि भारत में भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, ठीक है। और इसके सऊदी अरब यानी कि गल्फ़ कंट्रियों के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशन है, क्योंकि यहाँ से मुस्लिम जाते हैं सऊदी अरब या फिर जो उसके गल्फ़ कंट्री है वहाँ पे, जैसे कि ओमान, बहरीन, कुवैत, कहीं भी जाते हैं तो वो लोग वहाँ से पैसे कुछ भेजते हैं, तो मुस्लिम को सपोर्ट करता, मतलब मुस्लिमों का देश ही है वो, और मुस्लिम को अपना एक बहुत नेता भी मानता है। तो वहाँ से कई सारे भारतीय यहाँ प्रवासी के रूप में वहाँ जाते हैं, कमाते हैं, फिर वहाँ से भेजते हैं। लेकिन चीन के साथ क्या है कि चीन के यहाँ जो मुस्लिम रहते हैं वो उनको बहुत प्रताड़ित करता है, धर्म के नाम पर उनको काफ़ी सारे अत्याचार किए जाते हैं। फिर भी चीन इसके साथ संबंध बनाने में, गल्फ कंट्रियों के साथ या पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाने में लगा हुआ है, कि ताकि उसके संबंध बेहतर हो जाएं। और अगर संबंध चीन के बेहतर हुए तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। देखिए यहाँ बताया गया है कि वन बेल्ट वन रोड परियोजना के माध्यम से चीन एशियाई तथा अफ्रीका देशों में अपनी उपस्थिति करने के लिए प्रयासरत है। इसके तहत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और ईरान के चाबहार बंदरगाह को भी कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। देखिए वन बेल्ट वन रोड जो भी है इसको देख लीजिए, ये है आपके, ठीक है, इसकी बात की जा रही है। अब देखिए चीन ये एक रोड बना रहा है, इसमें क्या है वो सारी चीज़ों को यहाँ से जोड़ता हुआ अफ्रीका तक अपना रिश्ता करेगा, फिर उसके बाद यहाँ से होता हुआ पूरे यूरोप को घेर रहा है, ताकि वो इस रोड के माध्यम से सारे देशों के साथ थोड़ा बेहतर संबंध बना सके। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। तो यही आपकी वन बेल्ट वन रोड परियोजना, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है, वहाँ भी रिलेशन मतलब कि उसके संबंध बनाने की कोशिश, रिलेशन बना रहा अच्छे की, ताकि हो जाए। वैसे भी पाकिस्तान तो उसके कर्ज में डूबा ही है, तो उसी के अनुसार चलेगा। ईरान के चाबहार बंदरगाह के बीच भी, जो कि भारत में हुआ था, ठीक है, भारत के साथ इसका समझौता हुआ था कि चाबहार बंदरगाह मतलब चाबहार बंदरगाह ईरान में बनाया जाएगा, जिससे भारत की परियोजनाएं जो चलती हैं वो काफ़ी अच्छे से, उनको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन भारत इस पर भी ढीला ढाला कार्य कर रहा है, चीन इसमें आगे निकलता जा रहा है। तो ये बताया गया है। देखिए फिर इसमें क्या है, इसमें बताया गया है नई सिल्क रोड के तहत चीन पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि भारत के मतलब कि पाक ऑक्युपाइड एरिया से गुजरती हुई जाती है, चाइना की इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक, ठीक है। तो इसमें चीन मध्य एशिया देशों को मध्य एशियाई देशों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के होते हुए तुर्की के रास्ते यूरोप तक पहुंचने में सफल रहा, ठीक है। कहाँ पे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के होते हुए तुर्की के रास्ते यूरोप में पहुंचने में सफल रहा। चाइना एशिया में है और उसको यूरोप में अपनी पहुंच बनानी है, तो ये इन सारे देशों का सहायता लेगा, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। फिर उसके बाद क्या होगा, पश्चिम एशिया में चीन बढ़ती भूमिका में अमेरिका और रूस के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मतलब कि अगर उसकी यूरोप में बढ़ती भूमिका हो जाएगी, तो अभी तो यूरोप में किसका वर्चस्व है, अमेरिका का। लेकिन अगर चीन वहाँ पे पहुँच गया, तो वैसे भी अमेरिका और चीन का दोनों एक दूसरे के जो दोस्त नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। अगर वहाँ पे चीन पहुँच गया यूरोप में, तो अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, रूस के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बताया गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त होने के कारण इसका लाभ उठाते हुए चीन पश्चिमी देशों में सक्रिय हो रहा और सबके साथ अपने संबंध स्थापित कर रहा है, सकारात्मक संबंध, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भारत के दृष्टिकोण से ईरान तथा सऊदी अरब समान रूप से महत्वपूर्ण है। जितना ईरान महत्वपूर्ण है, उतना सऊदी अरब महत्वपूर्ण है। एशियाई देशों में खासकर खाड़ी देश, गल्फ कंट्री जिसको हम बोलते हैं, देख लीजिए खाड़ी देश कौन कौन से। इससे भी एक बार क्वेश्चन बना था यूपीएससी में कि खाड़ी देश कौन कौन से, तो आप इनको याद रख लीजिएगा। ये हैं खाड़ी देश जिनको हम गल्फ कंट्री बोलते हैं: इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ये कतर, यूएई और ओमान, ठीक है। ये हैं आपके खाड़ी देश। ये इसमें जो यमन है ये नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कितने देश हैं, ये पूछा हुआ था। और आपको ईरान और इसको देख लेना चाहिए कि कहाँ पर हैं दोनों। तो देख लीजिए, ये है सऊदी अरब और ये है ईरान, तो इन दोनों की बात की जा रही है। और यहाँ रहते हैं शिया, यहाँ रहते हैं सुन्नी, ठीक है, और यहाँ रहते हैं शिया, इन दोनों की बात की जा रही है, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। भारत की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों इसके लिए महत्वपूर्ण हैं। फिर उसके बाद क्या करना है कि वैसे भी वर्तमान में क्या कर रहा है, मतलब भारत गल्फ कंट्री के साथ सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध मतलब विस्तार कर रहा है इसका, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के साथ काफ़ी व्यापक संबंध स्थापित करने की बातचीत की जा रही है। और फिर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इसके सारे जो, एक मिनट देखिए, इसमें बताया गया है कि
परियोजना नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर संचालित होती है। वहीं सऊदी अरब ये ईरान में संचालित होती है। ठीक है, सऊदी अरब के लिए रणनीतिक तथा व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे भारत के साथ ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को वहाँ रहते हैं मुस्लिम, तो इससे भी संबंध स्थापित करना उसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि भारत इस समझौते का स्वागत किया, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध बहाली अभी तक नहीं हुई है। और देखिए यहाँ पे क्या है, पश्चिम एशिया के देशों में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं, जो हर साल 35 से 40 अरब डॉलर भारत भेजते हैं। ठीक है, 35 से 40 अरब डॉलर भारत भेजते हैं, जबकि चीनी नागरिकों को उपस्थित इस क्षेत्र में काफ़ी कम है। वहाँ पे चीनी नागरिक बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की आबादी है, जिस कारण से, जो मैंने भी बताया कि जिस कारण से भारत पश्चिमी एशिया के बीच नैसर्गिक साझेदारी संभव है। वहीं चीन के उइगर मुसलमान, चीन में कौन सा मुसलमान है, उइगर है, अभी वहाँ शिया और सुन्नी है। ठीक है, तो उइगर मुसलमानों के प्रति दमनकारी नीति और तथा इस्लाम के प्रति असंतुलित व्यवहार करने के लिए इस क्षेत्र में सहज साझेदारी बढ़ने में अड़चन आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उनके साथ ज़्यादा अच्छे संबंध स्थापित करने शायद ना किया जाए। तो यहाँ पे है कि भारत को क्या करना चाहिए, भारत को अपने जो कार्य है उसमें भारत मतलब खरा उतरना चाहिए। जैसे चाबहार बंदरगाह बना रहा है, तो उसको बनाना चाहिए जल्दी जल्दी। और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ये बात अलग है कि भारत बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है पश्चिमी देशों से, और बहुत सारी चीज़ें पश्चिमी देशों से लेता भी है। तो भारत के संबंध सकारात्मक रहे, और भारत एक मतलब विश्वगुरु भी बनने की आगे उसकी नीति है कि विश्वगुरु भी बने, और वो शांति का समर्थक है कि हर देश में शांति रहे। लेकिन चाइना चाहता है कि एक दूसरे से लड़ते रहे, फायदा तीसरा उठा ले, क्योंकि हमेशा यही होता है कि जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो उसका फायदा हमेशा तीसरे को होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये अभी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, बस ये सतर्क कर दिया गया है भारत को। ऐसा कहा गया है कि चीन उधर पश्चिमी एशिया में अपनी इमेज अच्छी बना रहा है। तो ये देखिए, इसको किसने लिखा है, तो ये हैं JNU के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें सारी इस पे लिखी गई हैं, बता दिया गया है कि कैसे क्या हो सकता है। तो ये है आपका, देखिए ये है पश्चिमी एशिया जिसकी बात की जा रही है। तो ये आपका सऊदी अरब है, ईरान है, ये UAE है, ओमान है, इराक है, सीरिया है, इजिप्ट है, तुर्की है, ये सारे पश्चिमी एशिया के कंट्री हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है आपके गल्फ कंट्री, जो कि मैंने बता दिया, आप देख लीजिए। ये है आपका वन बेल्ट वन रोड परियोजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी दूसरी न्यूज़, इसमें क्या बता रहा है, देखिए इसमें क्या है, सभी तक पहुँचे डिजिटल साक्षरता। क्या है कि एक टीचर हैं जो कि कहाँ के हैं, सुखदेवानंद महाविद्यालय शाहजहाँपुर के UP के भौतिक विज्ञान के विभाग का अध्यक्ष हैं। इन्होंने क्या लिखा है, देखिए इन्होंने कहा है कि तकनीक आज मानव के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए, यानी कि हर क्षेत्र में आपको तकनीक चाहिए। आपको बैंक से पैसे निकालने हैं, तो फिर मतलब आपके जेब में पैसे नहीं है, फिर भी आप फ़ोन से कोई भी सामान खरीद सकते हैं, उसको पैसे पे कर सकते हैं। ATM कार्ड चला जिसके माध्यम से आप पैसे, पहले क्या होता था, बड़ी लंबी लाइन लगती थी बैंकों में, और लंबी लाइन में वो हाथ से पैसे दिए जाते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन तकनीकी आने के कारण आप ATM कार्ड लेके जाइए, पैसे निकाल लाइए। अगर पैसे है भी नहीं जेब में, ATM कार्ड भी नहीं है, तो आप फ़ोन पे इन सब चीज़ों की वगैरह से आप अपने पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा तकनीक बढ़ गई है। आप एक फ़ोन कर दीजिए, सारा सामान आपको घर बैठे दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि लोग बाजार जाते थे, वहाँ से सारा सामान खरीदते, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। अब आपको घर बैठे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी हैं। ठीक है, और अब आपको कोई भी चीज़ें सर्च कर, मतलब कोई भी चीज़ें पता करनी हो, तो अपना आपके पास फ़ोन है, जो भी ये भी एक तकनीक है। आप कुछ भी पता कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। शिक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है, बहुत मतलब अच्छी चीज़ें इसमें पता। पहले क्या होता था कि एक क्षेत्र में आपको जाना पड़ता था, तो वहाँ पे आप शिक्षा ग्रहण करने, जैसे कि कोई गांव पे बहुत अच्छी शिक्षा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोग बाहर जाते थे ताकि वहाँ पे अच्छा उनको माहौल मिल सके, शिक्षक मिल सके। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको घर बैठे ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्लासरूम आप अपने घर में बना सकते हैं, सारा कुछ। तो वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें क्या है कि मतलब अपना प्रभुत्व इसने स्थापित कर लिया तकनीक ने। किसी भी देश के नागरिक को साक्षर होना वह नहीं है, समग्र विकास के लिए एक अनिवार्य रूप से। देखिए कहा है क्या है कि आशय अपना नाम लिखने एवं पढ़ने की क्षमता हासिल करना ही साक्षरता नहीं होती है। और इसमें कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की साक्षरता कितनी रही, 77.7%। ठीक है, किंतु आज का साक्षरता केवल लिखने और पढ़ने या समझने योग्यता तक सीमित नहीं है, तकनीकी साक्षरता भी इसके लिए ज़रूरी है, साक्षरता के लिए। तो यहाँ पे यही बात कही गई है। और इनके द्वारा बताया गया है
कि यहाँ अधिकांश शिक्षित वर्ग तकनीकी में बिल्कुल शून्य है। वर्तमान में धोखाधड़ी का स्वरूप भी बदल रहा है। ऐसे लोग भी तकनीक को ही अपना माध्यम बना रहे हैं, जो कि देखिए तकनीक तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसे में धोखाधड़ी भी हो रही है। कोई भी मतलब मान लीजिए कि फ़ोन चला रहा है और वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है या फिर उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तकनीकी ज्ञान का, तो फिर उसने क्या किया, किसी ने उसको उसके बैंक में कुछ भी भेजा और ऐसी धोखाधड़ी हो रही है। ठीक है, ये कोई मानने वाली बात नहीं है। आपके फ़ोन में एक फ़ोन आया कि मतलब आपको केबीसी में इतने सारे मिलेंगे, आप इतना अपना अकाउंट नंबर बताइए, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो अकाउंट नंबर एकदम अकाउंट से जितने भी पैसे होंगे वो मतलब साफ हो चुके होंगे। ओटीपी आएगी, आपको कहेंगे वन टाइम पासवर्ड जिसको हम बोलते हैं, उसको मांगेंगे और वह उसके माध्यम से वो अपने आपके सारी चीज़ें आधार के माध्यम से आपकी सारी चीज़ें मतलब कि प्राइवेसी का हनन होता है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि इसमें तकनीकी साक्षरता बहुत धीमे गति से चल रही है, तो इनको भी मतलब लोगों को इसका शिकार ना हो, ये भी मतलब बताया जा रहा है कि इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। हालांकि इनके शिकार वही होते हैं जो कि तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है। ठीक है, तकनीक के इस दौर में ग्राहक के बैंक खाते से बिना उसकी मर्जी के पैसे निकाले जाने के कई मामले सामने आए हैं। मैंने अभी बताया ना कि कई मामले आए हैं। इसमें एक फ़ोन कॉल से भोले भाले ग्राहकों को अपने मतलब जाल में फंसाया जाता है, फिर उनसे मोबाइल पासवर्ड मांगा जाता है जो कि ओटीपी, और फिर उसके बाद वो दे देते हैं तो सारे पैसे उनके खत्म हो जाते हैं मतलब उनके अकाउंट से। तो यही सारी चीज़ें कि धोखाधड़ी के मामले से हटकर यदि बात की जाए तो तकनीकी ज्ञान का होना आज के जीवन में बहुत अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और शिक्षा, चिकित्सा, रक्षा, खरीदारी, मतलब बैंकिंग, लेन देन आदि में तकनीकी बहुत अच्छा आगे रोल प्ले कर रही है। प्रत्येक क्षेत्र में तकनीक के प्रवेश करके उसके मजबूती की ने जकड़ लिया है। ऑनलाइन शिक्षा, खरीदारी, लेन देन, सब इंटरनेट, मीडिया इत्यादि हमको तकनीकी के कुछ वरदान है। ठीक है, जिसके माध्यम से अगर सोचो तकनीकी नहीं होती तो काफ़ी ज़्यादा अब मतलब सारे सबके घर के लोग सक्षम नहीं होते ना बाहर जाके मतलब कोई बच्चा हमारा पढ़े, या फिर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो इसकी वजह से अब घर पे ही सारी चीज़ें अब आपको अवेलेबल हो गई हैं। तो तकनीकी ये भी है जो कि काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऐसे कुछ धोखाधड़ी भी होती है। कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे है कि साक्षरता का ध्यान में केंद्रित करते हुए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम, देखिए भारत सरकार ने भी कई सारे कार्यक्रम चलाए हैं ताकि आप मतलब इनके प्रति जागरूक रहें। तो क्या है, न्यू इंडिया कार्यक्रम, साक्षरता कार्यक्रम चला, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन चला ताकि आप डिजिटल के माध्यम मतलब की तकनीकी को सीखें, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता चला, फिर उसका डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इत्यादि। ये जो अभियान चलाए गए हैं सरकार के द्वारा, इनका उद्देश्य ही यही है कि आप मतलब तकनीकी ज्ञान को ग्रहण करें और धोखाधड़ी से बचें। ठीक है, हमेशा आप जो फ़ोन चलाते हैं उसमें मैसेज आता है कि आप धोखाधड़ी से बचें, किसी को अपनी ओटीपी ना शेयर करें, ये सारी चीज़ें आपके फ़ोन में बताई जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो आप अगर कुछ जानते हैं तो उन लोगों को बताइए कि ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ये जो कि था बहुत अच्छा आर्टिकल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है एक जनसत्ता का आर्टिकल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है, इसमें कहा गया है कि मच्छर, मलेरिया और इंसान का घमासान, मतलब वर्तमान में बहुत सारे मच्छर देखने को मिल रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ एक ही मौसम में मिलते थे, गर्मी में मच्छर। ठीक है, पहले गर्मी में ही मच्छर रहते थे और गर्मी में लोग मच्छरदानी लगा के सोते थे, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब वर्तमान में ये 12 मासी मच्छर हो गए हैं, यानी कि 12 महीने ये मच्छर आपको परेशान करते हैं, वो ठंडी हो, गर्मी हो या फिर बरसात हो, कुछ भी हो। इसमें क्या होता है, इसलिए क्योंकि हमारा जलवायु चेंज हो रहा है। ठीक है, और जलवायु चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से ये बहुत सारे मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया, इसके कुछ आंकड़े निकल के आए हैं कि मतलब मच्छर कब आते हैं, कि कितना मतलब कौन से केस बढ़ते हैं। इससे कई सारी बीमारियाँ होती हैं जैसे कि डेंगू, मलेरिया, प्लेग आदि आदि बीमारियाँ होती हैं जिससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसी के मामले सामने आए हैं। चलिए इसके बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपको ना समझ में आए तो आप कुछ बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ कहा गया है कि दुनिया में भले ही कितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन इस बात से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि मच्छरों का बढ़ावा लगातार हो ही रहा है। बीमारियों और मौतों को रोक पाने में चुनौती बना हुआ है। यहाँ पे क्या कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ ही मच्छर मतलब होते हैं जो कि बीमारियाँ फैलाते हैं, जैसे कि एनाफ्लीज, एडीज और क्यूलेक्स मच्छर। लेकिन सारे मच्छर बीमारियाँ नहीं फैलाते, क्योंकि सारे मच्छर कुछ ही मच्छर होते हैं जो कि इंसान का खून पसंद करते हैं, मतलब खून पीना पसंद करते हैं, जिसमें एनाफ्लीज, एडीज और क्यूलेक्स मच्छर होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं ये चीज़ आप देख लीजिए। इसमें देखिए जैसे कि लिपेटिक फाइलेरिया, फिर उसके बाद जीका, डेंगू, पीला बुखार, ये सारी चीज़ें पीला बुखार से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी में बना हुआ है, डेंगू से संबंधित बना हुआ है। तो ये बीमारियाँ होती है। उसके बाद मलेरिया के हर साल औसतन 4
4 लाख लोग जान गंवाते हैं मलेरिया में, ठीक है। 4 लाख जो कि बहुत बड़ी मतलब एक जनसंख्या है। 4 लाख लोग इसमें जान गंवाते हैं। उसमें जनसंख्या उसमें ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं जिनकी मलेरिया में डेथ होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी मलेरिया की सारी मतलब केस भी लिखे हुए हैं कि 2021 में कितने केस आए तो 24.7 करोड़, फिर उसके बाद 2020 में 24.5 करोड़ और 2019 में 23.3 करोड़। यानी कि जो केस के मामले हैं वो लगातार मलेरिया के बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मच्छर बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया हुआ है, देखिए यहाँ पे बताया कि मच्छर सदियों से मतलब मच्छर यहाँ पे सदियों से, त्रेता युग में भी मच्छरों का जिक्र किया गया है। रामायण में ये कहा गया है सुंदरकांड में, रामायण के सुंदरकांड में कुछ पंक्तियां हैं कि मशक समान रूपिक पिधरी लंकही चलेऊ सुमरी नरहरि, ठीक है। ये मतलब कि मच्छर जो है ये त्रेता युग से भी है, ऐसा बताया गया है। सच्चाई भी यही है कि मच्छर ही मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ रहता है। फ्लोरिडा के एक विश्वविद्यालय में नया शोध किया गया है। इसमें पता चला है कि जलवायु परिवर्तन में तमाम जानलेवा बीमारियां फैला रहा है मच्छर, जो कि मच्छर है मतलब जलवायु परिवर्तन में बहुत सारे जानलेवा बीमारियां फैला रहा है, ऐसा कहा गया। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तो हमेशा मच्छर रहते ही हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हमेशा पानी रहता है, दलदली भूमि रहती है। और इस चीज को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जहाँ पे दलदली भूमि होगी, 4-5 दिन का इकट्ठा पानी होगा, नालियां गंदी होंगी, खुले नाले होंगे, तो वहीं पे मच्छरों का जन्म होता है। तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में काफी ज्यादा धूप भी होती है। इनको उमस और गर्मी की जरूरत होती है, पनपने के लिए इनको उमस और गर्मी की जरूरत होती है, ठीक है। अगर पानी को भर दीजिए तो थोड़ा थोड़ा वो उसमें मतलब गर्म होने लगता है, उसमें उमस आने लगती है, तो उसमें मच्छर जन्म देते हैं, मतलब मच्छर अपने बच्चे देते हैं। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्योंकि सूर्य प्रकाश मतलब सूर्य वहाँ सीधा प्रकाश पड़ता है सूर्य का, जिसके कारण क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय इलाकों में ये सारी चीज़ें कि मच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं। और मच्छर शीत निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जबकि उनकी शारीरिक क्रियाएं थम और सुस्त पड़ जाती हैं अगर उनको ठंडी लग गई तो। मगर कुछ ही जगहें पर मच्छर के प्रकोप से बचा जा सकता है, जैसे अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव में, वहाँ पे टेम्परेचर पता है -90 डिग्री है, तो वहाँ कैसे मच्छर जाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वो मतलब ठंडे में बहुत ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। उसके बाद है 5 से 15 डिग्री सेल्सियस तक मच्छर रहता है। और इसी तरह सेशल्स गणराज्य में भी मच्छर नहीं है। 115 द्वीपों का यह समूह है, वहाँ पे भी मच्छर नहीं है। जो छोटे छोटे देश है वहाँ पे बहुत साफ सुथरा रखा जाए। अफ्रीका के सबसे कम आबादी वाले देश में भी केवल 92,000 लोग हैं, वहाँ मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है अफ्रीका में। तो देखिए आप जहाँ पे बहुत कम जनसंख्या है। न्यू कैलेडोनिया दक्षिणी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास, वहाँ भी मच्छरों की संख्या बहुत कम पाई जाती है, जबकि उत्तरी अटलांटिक में छोटा सा देश है, ठीक है, यहाँ पे मच्छरों की संख्या कम पाई जाती है। उसके बाद क्या है कि मच्छरों के पनपने के लिए गर्म उमस और वातावरण की जरूरत होती है, जो कि मैंने बताया। मौसम का बदलता मिजाज, घटती ठंड, बढ़ती गर्मी, श्वास विरोधी दूषित हवा, ये सारी चीज़ें मच्छरों को पनपने में जिम्मेदार हैं, मच्छरों के पनपने के लिए जिम्मेदार है। फिर देखिए एक सवाल ये उठ रहा है कि कुछ बरस पहले भी बारिश होती थी, उमस भी बढ़ती थी, तब फिर मच्छर क्यों नहीं थे, यानी कि मच्छर पहले इतना ज़्यादा क्यों नहीं थे, क्योंकि पहले भी बारिश होती थी, पहले भी उमस थी। इसका आंसर यही है कि हम लोग खुद ही इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो मेढक होते हैं, जो ज़मीन के नीचे कुछ जानवर मतलब कुछ जीव जंतु होते हैं, वो मच्छरों का सेवन करते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है, मेढक ही खत्म होते जा रहे हैं, तो मच्छरों का सेवन कौन करेगा? जो इसके मतलब कि जो सारी चीज़ें इसकी हैं, जो जैसे कि टिड्डा की, मकड़ी की, ये सारी चीज़ें ये भी खत्म होती जा रही हैं, तो मच्छरों का सेवन करेगा कौन? अब जहाँ पे दलदली भूमि रहती है, जहाँ पे मच्छर रहते हैं, ये जो मेढक होते हैं वो जमीन के नीचे रहते हैं। सिर्फ एक ही मौसम में, बरसात के मौसम में लोग बाहर आते हैं, नहीं तो इनका जो मतलब रक्त परिसंचरण है ये खुले में बहता है, यानी कि नलियों में नहीं बहता है, तो जिसके कारण इनको मतलब ये वातावरण के अकॉर्डिंग इनका ब्लड का तापमान हो जाता है। तो ये लोग गर्मी में भी जमीन के नीचे यानी नमी में रहते हैं, और ठंडी में थोड़ा सा मतलब ऊपर आते हैं, फिर बारिश में ऊपर आते हैं, क्योंकि बारिश में ज़्यादा ठंडी रहती है ना ज़्यादा गर्मी, मौसम इनके अनुकूल होता है, तो तभी ये निकलते हैं। लेकिन हम लोग मच्छरों को भी मेढकों को भी खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ दलदली भूमि है वहाँ पर मतलब अपना गड्ढा वड्ढा जो भी मिट्टी डाल के वहाँ घर बनाने लगते हैं। दलदली भूमि बची नहीं, मेढक कहाँ रहेंगे, तो मेढक ज़्यादातर खत्म ही होते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए मेढकों के बावजूद भी हम खत्म कर रहे हैं बरसात के मच्छरों को। लार्वा, टिड्डे, कीड़े, दीमक, खनखजूरा, चींटी, मकड़ी, ये भी सब मच्छरों को खाते हैं, तो ये भी अब खत्म हो रहे हैं। हम खेतों में ऐसी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से ये सारे जानवर जो वहाँ रहते हैं ये भी खत्म होते जा रहे हैं, तो इसके लिए तो हम खुद ही जिम्मेदार हैं। तो लगातार अब मेढक या ये सारे जीव खत्म होने के माध्यम से लगातार मच्छरों की तादाद मतलब आबादी जो है वो बढ़ती ही जा रही है, और जो कि बहुत बड़ी एक मतलब मनुष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। और उसके साथ साथ फिर
अब इसमें क्या होता है कि मच्छरों को जो प्रयोग किया जाता है, यानी कि मच्छरों की दवा आती है ना, जैसे कि लोशन लगा लो, और वो जो मतलब क्या होता है, मोर्टीन होता है, फिर उसके बाद ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ऑल आउट होता है, इनको लगाने से क्या होता है, इनको ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर मतलब कि प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, ठीक है, अनुकूल नहीं होता वो, उन पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, सांस आने में दिक्कत होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें, और इसका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका बिजनेस भी होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सालाना कम से कम 600 मतलब 500 से 600 करोड़ का बिजनेस होता है इसका। सोच लीजिए, मच्छर की वजह से किसी का रोजगार मतलब इतना तगड़ा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये जो इसमें जो हम जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, ठीक है। यहाँ पे यही बताया गया है कि जैसे जो भी हम फास्फोरस, कार्बन, ठीक, या अगरबत्ती, लोशन, वेपोराइजर या शक्ल, मतलब जो भी यूज़ करते हैं वो सारा चीज़ हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि मच्छरों को भगाने के लिए कई उपाय दुनिया भर में बहुत नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जैसे कि जिसमें से घुटन पैदा करते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, सिर दर्द होता है, आंखों में जलन होती है, आंख, कान, नाक, गला, चमड़ों में जलन, और उसका दाद, फिर काले धब्बे, चमड़ी का काला पड़ जाना, ये सारी चीज़ें, बुखार, खांसी, नाक छींकना और सर्दी, खांसी, ये सारी चीज़ें, समस्याएं जो होती हैं वो ये सारी चीज़ें मतलब जो हम यूज़ करते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, उनकी वजह से होती हैं। हम मतलब मान लीजिए हम मच्छरों से बच रहे हैं, मलेरिया से बच रहे हैं, लेकिन उनको दूसरी बीमारी लगातार लग जा रही है। तो यहाँ पे यही है कि आप अब इनके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मतलब कि ये भी तो है कि प्रॉब्लम हमने बता दी तो उसका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें करना चाहिए कि साफ़ सफाई, और नालियों में मतलब पानी बिल्कुल ना रखें, और जहाँ पे देखें बताया गया है कि साफ़ सफाई रखें, नालियों में पानी ना रखें, और ज़मीन या छत पर रखी पानी की टंकियों को साफ़ करें। तमाम जो जल स्रोत हैं उनको भी अधिक स्वच्छ रखें, गटर आदि को मतलब रूप उसको बंद रखें। इसके अलावा लार्वा खाने वाली मछलियों को नालियों, तालाबों और झीलों में छोड़ दें ताकि वो मच्छरों का सेवन कर सकें। तो यही सारी चीज़ें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं ताकि मच्छरों का पनपना कम हो जाए और वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। लेकिन इसके अलावा भी आपके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इनको भी देख लीजिए। जैसे कि दुनिया में क्या है, देखिए ये बताया गया है, देखिए यहाँ पे है, दुनिया में 29 देश मलेरिया का 96% बोझ ढो रहे हैं, यानी कि 29 देश में 96% मलेरिया है, सोचिए। तो यहाँ पे क्या गया है कि 79% मामले भारत में आए हैं। भारत में कितने मामले हैं उसके? 79% हैं, ठीक है। लगातार मलेरिया के केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर जो है वो घटती जा रही है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 2015 के बाद इसमें 86% की भारी गिरावट आई है। 2015 मतलब मृत्यु में, मलेरिया की मृत्यु में, ठीक है। 2015 में 21 के बीच मलेरिया की मौतों से 89% की कमी आना बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पे है और क्या करना चाहिए, तो मलेरिया के बचाव के लिए जैविक और प्राकृतिक उपाय भी हैं, इनको भी अपना लो। तो इसमें ये मतलब बताया गया है कि कई सारे ऐसे कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत खुशबूदार होती हैं, हमको बहुत पसंद होती है, इंसानों को बहुत पसंद होती है, लेकिन वो मच्छरों के लिए दिक्कत करती हैं। तो उनके बारे में बताया गया, आप उनको भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, लेकिन मच्छरों के लिए बर्दाश्त नहीं, तो जैसे लेवेंडर, गेंदे का फूल, सिट्रोलेना घास, कैप्टिस, गुल मेहंदी, तुलसी, पुदीना, मधुमक्खी, बाम, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनको अगर आप अपने घर पे लगाएंगे, आसपास चीज़ें मतलब इन सारी चीज़ों को लगाएंगे तो मच्छरों को ये पसंद नहीं होती हैं और ये वहाँ से मच्छर भाग जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताएंगे, ये प्राकृतिक है। तो आपके लिए आप ये बता सकते हैं कि मच्छरों से बचने के उपाय क्या हैं। तो आपको भौतिक सारे मतलब मानवीय उपाय भी बता दिए गए और प्राकृतिक एवं जैविक उपाय भी बता दिए गए, क्या दिक्कत है वो भी बता दिए गए। तो अब आपके लिए कोई क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, उसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका है ताकि मतलब इसमें लक्ष्य क्या है, 2030 तक मलेरिया मुक्त होना, ठीक है। टारगेट इसका याद रखिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मतलब इसको अच्छे से देखिए। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। लेकिन सपोर्ट अपना बनाए रखिए, ठीक है। और बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो अगर नहीं पसंद आ रही चीज़ें तो आप लाइक डिसलाइक करके फीडबैक दे सकते हैं, ताकि और नहीं पसंद आ रही तो क्यों नहीं पसंद आ रही, इसमें क्या ऐड करने की जरूरत है आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टडी कंटिन्यू रखिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।